दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, है ना। इंश्योरेंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको बीमा के एग्जाम देते समय बहुत हेल्प करेंगे। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप देख देख पा रहे हैं तो ये है कि भारत में बीमा का ओरिजिन कहाँ से हुआ था, यानी कि बीमा की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो आप देखेंगे, आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लॉयड कॉफी हाउस लंदन में है, जहां पर पहली बार बीमा की शुरुआत हुई थी। लॉयड कॉफी हाउस लंदन, राइट। ये लॉयड जगह का नाम है जो लंदन में एक जगह है, राइट। दूसरा, भारत की पहली जीवन बीमा कंपनी कौन सी थी। तो जो पहली जीवन बीमा कंपनी थी जो भारतीय नहीं थी लेकिन भारत में थी, तो पहली जो बीमा कंपनी थी वो थी ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, राइट, याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त अगर आप देखेंगे कि भारत में पहली भारतीय बीमा कंपनी कौन सी थी, अगर तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पहली भारतीय जीवन बीमा कंपनी वो थी बॉम्बे म्यूचुअल एश्योरेंस सोसाइटी, राइट, याद रखिएगा। इसके अलावा विच अमंग द फॉलोइंग इज द रेगुलेटर फॉर विच द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। तो भारत में बीमा के लिए रेगुलेटर कौन है। जैसे बैंक्स के लिए आरबीआई होता है, टेलीफोन के लिए ट्राई होता है, टेलीफोन रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वैसे ही अगर रियल एस्टेट के लिए बात करें तो रेरा होता है। म्यूचुअल फंड और स्टॉक एक्सचेंज के लिए अगर बात करें तो सेबी होता है। तो म्यूचुअल फंड के लिए एम्फी होता है। उसी तरीके से इंश्योरेंस के लिए क्या होता है, तो इंश्योरेंस के लिए आईआरडीए होता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आप देख पा रहे होंगे इस तरफ, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब इसके बाद में आप देखिए, इसके इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपनी बीमा पॉलिसी के संबंध में अगर किसी को शिकायत करना हो ग्राहक को, तो वो सबसे पहले कहाँ संपर्क करेगा। सबसे पहले, है ना, वो कहाँ संपर्क कर सकता है। कस्टमर हैविंग कंप्लेन रिगार्डिंग हिज इंश्योरेंस पॉलिसी कैन अप्रोच आईआरडीए थ्रू। तो आईआरडीए के पास वो जाएगा कैसे। डायरेक्ट आईआरडीए के पास जा सकता है क्या। तो देखिए, मैं मना करता हूँ, डायरेक्ट आईआरडीए के पास नहीं जा सकता। तो फिर क्या करना पड़ेगा उसको, करना पड़ेगा आईजीएमएस में शिकायत। आईजीएमएस का मतलब होता है इंटीग्रेटेड ग्रेवियांस मैकेनिज्म सिस्टम, आंतरिक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ होता है। यह हर कंपनी का अपना एक होता है। पहले आपको कंपनी में ही शिकायत करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप जब कंपनी के शिकायत को निस्तारण करने के बाद दो चीजें होंगी, या तो ग्राहक सेटिस्फाई होगा या डिससेटिस्फाइड रहेगा। सेटिस्फाइड होगा तो बहुत बढ़िया, डिससेटिस्फाइड रहेगा तो वो तब आईआरडीए में शिकायत कर सकता है। अगर डायरेक्ट आईआरडीए में जाएंगे तो आईआरडीए क्या आपकी शिकायत सुनेगा, नो, तब आईआरडीए आपकी शिकायत को नहीं सुनेंगे, आपकी शिकायत को एंटरटेन नहीं करेंगे। तो इसके नीचे देखिए, एक्सपेंड द टर्म आईजीएमएस, मैंने आपको पहले ही बताया, इंटीग्रेटेड ग्रेवियांस मैकेनिज्म सिस्टम, ये आईजीएमएस का फुल फॉर्म है। हर कंपनी को अपना एक आईजीएमएस बनाना जरूरी होता है, और उसी आईजीएमएस के आधार पे कंपनियां जो है वो जो भी शिकायतें हैं उनका निवारण करती हैं। दूसरा, हु डिवाइज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ एचएलवी। एचएलवी का कॉन्सेप्ट कौन लेकर के आए थे, तो एक प्रोफेसर हुबनर हुआ करते थे, उन्होंने एचएलवी का कॉन्सेप्ट लाया। अब एचएलवी है क्या, पहले आप समझ लीजिए। एचएलवी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन लाइफ वैल्यू, इसे हिंदी में कहते हैं मानव जीवन मूल्य। इसके नीचे वाले क्वेश्चन में आप देख लीजिए कि वहां पर लिखा भी हुआ है, विच अमंग द फॉलोइंग मेथड इज द ट्रेडिशनल मेथड दैट कैन हेल्प डिटरमिन द इंश्योरेंस नीड बाय इंडिविजुअल। तो किसी आदमी को बीमा की जरूरत है भी कि नहीं है, या उसे दिया भी जा सकता है या नहीं दिया जा सकता, ये इस बात पर निर्धारित होता है कि उसकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू क्या है, उसका मानव जीवन मूल्य क्या है। तो ह्यूमन लाइफ वैल्यू को कैलकुलेट करने का सिंपल फॉर्मूला है कि उसकी सालाना इनकम को उसके जो है वर्किंग ईयर्स में से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो उसकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू निकल जाएगा। ह्यूमन लाइफ वैल्यू को और बेहतर तरीके से कैलकुलेट करने के लिए आप महंगाई दर को भी और उसकी जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ है उसको भी आप ध्यान में रख करके कर सकते हैं। इसके नीचे देखिए, एक मिस्टर राजन है जो 1,20,000 रुपये कमाते हैं और वो खर्च करते हैं 24,000 रुपये। तो 1,20,000 रुपये कमाते हैं, 24,000 रुपये खर्चा करते हैं, तो सिंपल सी बात है, दोनों को अगर माइनस कर लेंगे तो उनके पास में पर जो ईयर है, एक साल में उनके पास 96,000 रुपये बचता है। तो ये 96,000 रुपये, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8% है। तो 96,000 और 96,000 रुपये बचा बचा है, वो कितने साल काम करेंगे उसके आधार पर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 12 लाख की उनकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू निकल करके आ गई। तो आप ऐसे ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आगे देखेंगे तो विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ रिस्क ट्रांसफर। रिस्क ट्रांसफर का मेथड कौन सा है। तो दूसरे शब्दों में अगर आप देखेंगे तो बीमा करता क्या है, बीमा बेसिकली रिस्क ट्रांसफर ही करता है। आपके ऊपर आने वाले जोखिम को हस्तांतरित कर देता है, वो किस पर, बीमा कंपनी पर।
तो बीमा हस्तांतरण ये बेसिकली बीमा उसका एक साधन है, ऐसे समझिएगा। रिस्क ट्रांसफर करने का बीमा में एक साधन है जिसमें कि आप अपना जोखिम अपने परिवार को सुरक्षित करने के लिए वो जो पूरा अमाउंट चाहिए उस पूरे का पूरे अमाउंट की जिम्मेदारी जो है या उसका पूरा का पूरा अपने ऊपर जो आपका रिस्क है वो पूरा का पूरा आप कंपनी को ट्रांसफर कर देते हैं। उसके लिए आप क्या करते हैं, एज ए कस्टमर आप कंपनी को सिर्फ प्रीमियम देते हैं और सारा जो रिस्क है वो कंपनी उठाती है। अब नेक्स्ट देखिए, बाय ट्रांसफरिंग रिस्क टू इंश्योरर इट बिकम्स पॉसिबल। क्या? तो अगर आप जोखिम ट्रांसफर करना ये क्या समझदारी भरा फैसला है या नहीं, ये मैं आपसे आपसे पूछना चाहूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। दो दोस्त हैं, दोनों दोस्त बाइक चला रहे हैं और एक ने हेलमेट पहना है, एक ने नहीं पहना है। तो एक ने क्या कहा, एक ने कहा यार मेरे बाल खराब हो जाएंगे, या यार मेरे को इसमें हेलमेट में घुटन सी होती है, मैं हेलमेट नहीं पहनूंगा। और दूसरे ने कहा नहीं भैया मैं तो हेलमेट पहनूंगा। दोनों लोगों ने बाइक चलाई और वो एक ब्रूटल एक्सीडेंट से मीट आउट हुए। उस एक्सीडेंट में दोनों का सर कंक्रीट की सड़क पर लगा। तो आप मुझे बताइए किसके बचने की संभावना ज्यादा होगी और किसके मरने की संभावना ज्यादा होगी। ऑब्वियसली आपका आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। वो व्यक्ति जिसने हेलमेट नहीं पहना वो तो हो सकता है कि इमीडिएट डेथ कर जाए, और वो व्यक्ति जिसने हेलमेट पहना था और वो भी क्वालिटी हेलमेट पहना था, ऐसा मार्क का हेलमेट पहना था, तो वो व्यक्ति के बचने की संभावना ज्यादा होती है। तो क्यों? क्योंकि उसने अपने सर पे आने वाले रिस्क को ट्रांसफर कर दिया था किस पे? हेलमेट पे। और वहीं दूसरे वाले व्यक्ति ने अपने सर पे आने वाले रिस्क को ट्रांसफर नहीं किया, अपने सर पर ही रखा, और जब ये रिस्क आया तो उनका सर नहीं बच पाया। तो दोस्तों अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप डिसाइड करिए और बताइए, कमेंट बॉक्स में भी लिखिए कि रिस्क ट्रांसफर ये समझदारी भरा फैसला होता है या नहीं होता। जहां तक मैं मानता हूं कि रिस्क ट्रांसफर करना समझदारी भरा फैसला है, ये कायराना हरकत नहीं है, ये एक बहुत ही प्रूडेंट डिसीजन है। क्योंकि देखिए जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब किसके जिंदगी की शाम हो जाएगी नहीं पता। लेकिन हम सिर्फ हमें पता है तो हम क्या कर सकते हैं, अपने परिवार को सुरक्षित कैसे करते हैं, अपने आय को सुरक्षित कैसे करते हैं, अपने द्वारा लिए गए लोन को हम सुरक्षित कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हमको रिस्क को ट्रांसफर करना चाहिए बीमा को, बीमा लेकर के। जब आप बीमा ले लेते हैं और आपके ऊपर में बहुत सारा लोन है, तो ऐसी स्थिति में बीमा लेने के बाद आपको शांतिपूर्ण अपने कारोबार और अधिक प्रभावी बनाने की योजना करना, यानी कि टू एंजॉय द पीस ऑफ माइंड। आप पीस ऑफ माइंड एंजॉय करते हो और अपने बिजनेस को इफेक्टिवली आगे बढ़ाते हो। बिजनेस या जॉब या जो भी आप कर रहे हो उसको आप आगे करते हो। क्यों? क्योंकि आपको एक निश्चितता आ जाती है कि भैया मैंने अपने परिवार को सुरक्षित करा है, मैंने अपनी आय को सुरक्षित करा है, मुझे कुछ भी हो जाए, मैंने जो भी लोन लिया है वो है वो सारा का सारा मैं तार लूंगा, वो उतर जाएगा। मेरे मरने के बाद भी मैं जिंदा रहूंगा तो मैं कर ही लूंगा, मैं नहीं रहा तो भी हो जाएगा। मेरे बच्चों के सामने या मेरे परिवार को कभी परेशानी में नहीं आना पड़ेगा। वही है रिस्क ट्रांसफर यानी कि इंश्योरेंस, याद रखिएगा। अब और आगे बढ़ते हैं। देखिए, एन इंश्योरेंस कॉन्टेक्स्ट रिस्क रिटेंशन इंडिकेट्स अ सिचुएशन वेयर। अब देखिए बीमा के संदर्भ में अगर जोखिम अपने पास रखना ऐसी परिस्थिति को संकेत करता है, तो कोई भी व्यक्ति अगर रिस्क को अपने पास ही रख रहा है, रिस्क रिटेंशन कहते हैं इसको। देखिए रिस्क ट्रांसफर मतलब अपने जोखिम को बीमा कंपनी को ट्रांसफर करना, रिस्क रिटेंशन मतलब अपने ऊपर रखना। वो दो बाइकों में जिसने हेलमेट पहना उसने रिस्क ट्रांसफर कर दिया हेलमेट को, जिसने हेलमेट नहीं पहना उसने रिस्क रिटेन किया अपने सर पे। तो डिसीजन कौन सा अच्छा है वो आप फैसला करिए। बट यहां पर रिस्क रिटेंशन का मतलब यही होता है कि वन डिसाइड टू बेयर द रिस्क एंड इट्स इफेक्ट। तो वो जो एक आदमी रिस्क रिटेन करके रखना चाहता है, अपने ऊपर ही रखना चाहता है, अपने सर के ऊपर रखना चाहता है, तो वो उसका निजी डिसीजन है, उसका अपना फैसला है कि वो उसका जो भी जोखिम है वो खुद बेयर करेगा, उसका परिवार बेयर करेगा उसके जाने के बाद में, और उसके परिणामों के लिए भी वो भी वही जिम्मेदार होगा। तो ये कहते हैं रिस्क रिटेंशन कहते हैं इसको। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो सही स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो देखिए पहला स्टेटमेंट, बीमा कुछ लोगों की हानि, यानी कि देयर आर फ्यू पीपल हु कम्स इनटू लॉसेस एंड कंट्रीब्यूशन डन बाय मैनी, यानी कि बहुत सारे लोग बीमा लेते हैं। देखिए हर आदमी मरने के उद्देश्य तो बीमा नहीं लेता, और इनफैक्ट अगर मोर्टेलिटी भी अगर आप देखेंगे तो बहुत कम मोर्टेलिटी होता है एज कम्पेयर देन द बीमा। जितना ज्यादा लोग बीमा लेंगे उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग पूल बीमा का बनेगा, जिसमें से हम उतने ज्यादा लोगों को बीमा से सुरक्षित कंपनी कर सकती है। और यही इसका बेसिक फॉर्मूला, बेसिक प्रिंसिपल है कि इंश्योरेंस एक ऐसा मेथड है जो बहुत कम लोगों का लॉस बहुत ज्यादा लोगों के कंट्रीब्यूशन से पूरा किया जाता है। आप सोचिए एज अ कस्टमर भी
अगर आप सिर्फ एज अ कस्टमर आप इसमें कर रहे हैं तो एज अ कस्टमर भी आप लोगों की मदद कर रहे हैं, आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा। किसी ने 10,000 डाला, 20,000 डाला, 50,000 प्रीमियम दे रहे हैं, कोई 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 10 लाख दे रहे हैं, वो सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एक पूल में, जिस पूल से किसी के घर का चिराग अगर बुझ गया, किसी की कोई लॉस हो गया, तो वहां उसके परिवार में वो पैसा पहुंचाने का काम उस पूल से किया जाता है। और आपका पैसा उस पूल में पड़ा हुआ वो भी ग्रो करता है। तो यानी कि आम के आम गुठलियों के दाम, फायदा ही फायदा है। तो इस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए लॉसेस को ध्यान में रखते हुए एक आपको न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है। इस न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है कि आउट ऑफ 400 हाउसेस, मतलब 400 घरों में से हर साल एक एवरेज है कि 4 घर बर्न हो जाते हैं। और हर घर को बसाने का एक जो एवरेज कॉस्ट है वो 20,000 कितना है कंबाइंड। 4 घर देखिए ईच वैल्यू, मतलब 400 घर हैं, सबकी वैल्यू हर एक घर की 20,000 रुपए है। और 4 घरों के जलने की संभावना या कि डिस्ट्रॉय होने की संभावना हर साल होती है। और उनके लॉस में 20,000 के हिसाब से 80,000 रुपए का खर्चा आएगा। तो ये कैसे अनुमान लगाएंगे कि ये जो 400 लोग हैं ये कितना कंट्रीब्यूट करें कि उसका 80 जो है वो पूरा हो जाए? तो सिंपल सी बात है, डिवाइड करके देख लीजिए, 200 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ये पता लगा सकते हैं कि कुछ लोगों का लॉस, यानी कि 4 घरों का लॉस मिट आउट किया 400 घरों ने कंट्रीब्यूट करके। तो 400 घरों ने कितना कितना कंट्रीब्यूट किया? 200 रुपए कंट्रीब्यूट किया। कितना होता है 200 रुपए? लेकिन वो घर जो बर्बाद हो गए थे उनको बसाने के लिए ये इंश्योरेंस का ये फॉर्मूला काम करता है। यही प्रिंसिपल है, ये सिद्धांत है, इसी तरीके से काम होता है। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। नीचे जो दिए हुए हैं इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए गलत स्टेटमेंट तो मैं नहीं बताऊंगा, सीधे सही स्टेटमेंट पे आ जाता हूँ। इंश्योरेंस पे इन कैश ऑफ लॉसेस ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि इंश्योरेंस जो है वो लॉस ऑफ प्रॉपर्टी का भरपाई है। संपत्ति की हानि होने पर बीमा द्वारा भुगतान किया जाता है। और संपत्ति किसी भी प्रकार की हो सकती है। भाई परिवार का मुखिया भी तो एक परिसंपत्ति है, जो परिवार में चीजें कमा करके लेके आता है। वो तो जैसे जैसे समय बीतेगा वो परिवार के मुखिया की आय बढ़ेगी, तो इसका मतलब वो एप्रिशिएटिंग एसेट है, बढ़ता हुआ एसेट है। अगर वो एसेट लॉस कर गया तो उस एसेट की भरपाई कहाँ से होगी? उस एसेट की भरपाई करने के लिए इंश्योरेंस इज देयर, जहां से उसकी भरपाई हो सकती है। इंश्योरेंस कंपनियां आगे आती हैं, अगर किसी ने बीमा लिया है तो उनके परिवार को सुरक्षित करती हैं और पैसा देती है। विच ऑफ द बिलो इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है? विच ऑफ द बिलो इज नॉट करेक्ट, सॉरी यहाँ पे लिखा है नॉट करेक्ट विद रिगार्ड ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अब इंश्योरेबल इंटरेस्ट यानी कि बीमा योग्य हित को समझने के लिए आपको पहले बीमा योग्य हित, इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले बीमा योग्य हित समझना पड़ेगा। देखिए बीमा योग्य हित का मतलब ये होता है कि किसी एक के न रहने पर दूसरे को वित्तीय लॉस हो रहा है अगर, तो इसका मतलब उसका उसके जीवन में बीमा योग्य हित है। जैसे आपका आपके जीवन में बीमा योग्य हित है, आपका अपने वाइफ पे है, हस्बैंड पे है, आपका अपने बच्चों पे है, बीमा योग्य हित होता है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का होता है, लेनदार देनदार का होता है, क्योंकि किसी ने लिया है 10 लाख रुपए, देनदार को देना है 10 लाख रुपए। अगर ये मर गया तो 10 लाख रुपए तो देनदार के, वो लेनदार के बच गए, वो उसको देगा कौन? तो यहाँ पर इंश्योरेबल इंटरेस्ट आता है और बाकी जगह नहीं आता। तो यानी कि जो तीसरा वाला है कि मित्र द्वारा एक दूसरे के लिए बीमा पॉलिसी लेना, ये बिल्कुल भी यहाँ पर इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं होता। आपके दोस्त के साथ आपके बहुत अच्छे मित्रतापूर्ण संबंध हो सकते हैं, है ना, चीजें हो सकती हैं, आप उसके साथ जीने मरने की कस्में खा सकते हैं, लेकिन उसके न रहने पर आपको कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा। तो उसके न रहने पर आपको कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं है तो आप उसके ऊपर बीमा नहीं ले सकते कि वो मर गया तो उसका पैसा आपको मिलेगा। नो, आपको बात समझ में आ रही होगी। तो यही होता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ये बीमा का सिद्धांत है, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन कैन नॉट बी इंश्योर्ड बाय रमेश। यहाँ पे रमेश के द्वारा किसको इंश्योर नहीं किया जा सकता? भाई घर को किया जा सकता है, अपने स्पाउस को किया जा सकता है, पेरेंट्स पे आपका है, लेकिन आपके फ्रेंड पे नहीं है। तो रमेश के मित्र, रमेश अपने मित्र को नहीं कर सकता, ये ध्यान रखिएगा। इंश्योरेबल इंटरेस्ट ही नहीं है तो कहाँ कर पाएगा? अभी मैंने आपको बताया इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होता है। हाँ, इनकेस आपको लगे कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट को और डिटेल में समझाओ, अलग ही वीडियो बनाओ, मैं बना दूंगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा सर, राइट। इसके आगे और आगे आते हैं। व्हेन इट इज एसेंशियल फॉर इंश्योरेबल इंटरेस्ट टू प्रेजेंट इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट कब प्रेजेंट होता है, कब देखा जाता है कि बीमा योग्य हित है नहीं है? तो मैं आपको साफ साफ बता दूं, जब पॉलिसी लेते हैं, पॉलिसी लेते समय, यानी कि एट द टाइम ऑफ डूइंग पॉलिसी, एट द टाइम ऑफ टेकिंग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, वो एक समय होता है जहां पर इंश्योरेबल इंटरेस्ट देखा जाता है, याद रखिएगा। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अब इसके आगे देखते हैं। वैसे तो सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 पेजेस में दिए हुए हैं, 4th पन्ने में हम लोग आ चुके हैं। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड
मॉर्गेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस। देखिए, मॉर्गेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस, इसको शॉर्ट में एमआरआई कहते हैं, कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। मॉर्गेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस, एमआरआई, ये बेसिकली क्या है कि ये किसी ने जैसे घर का लोन ले लिया, हाउस लोन लिया है, तो उसमें सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये लिया जाता है। ये लोन प्रोटेक्शन के तौर पे भी कहा जाता है। पॉलिसी में जब भी आपने किसी ने होम लोन लिया है, उसके साथ में एक जो लोन इंश्योरेंस कराया जाता है, इंश्योरेंस पॉलिसी दी जाती है, जो एक बार ही उसका पैसा कटता है, उसे एमआरआई कहा जाता है, मॉर्गेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस कहा जाता है। ये सबसे सस्ता होता है, बहुत सस्ता होता है। टर्म इंश्योरेंस की तरह ही ये भी बहुत सस्ता होता है। इवन हम कहेंगे टर्म इंश्योरेंस की से भी सस्ता होता है, ऐसे भी हम कह सकते हैं, बट लगभग उसी के बराबर होता है। और ये लोन को प्रोटेक्ट करता है। देखिए, क्या होगा अगर ये पॉलिसी नहीं होगी और वो जो परिवार का करता है जिसने हाउसिंग लोन लिया था, उसकी जो पॉलिसी है मॉर्गेज, उसकी जो पेपर है रजिस्ट्री है, मॉर्गेज हो जाती है, प्रॉपर्टी मॉर्गेज रहती है, हाइपोथेकेटेड रहती है तब तक जब तक वो लोन नहीं चुका पाता। तो अगर वो बीच में मर गया, परिवार का कर्ता मर गया, जिसने ये पॉलिसी, ये घर खरीदा था, वो मर गया और उसने पॉलिसी नहीं कराई थी, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये परिवार का ये घर जो है नीलाम करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक को तो उसका पैसा चाहिए, चाहे कोई मरे चाहे बचे। भाई सिंपल सी बात है। ऐसे अगर बैंक सबको अगर छोड़ते रहेंगे तो बैंक कैसे चलेंगे, लॉसेस में आ जाएंगे, तो एनपीए हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि बैंक उस जो प्रॉपर्टी है उसकी नीलामी भी करता है। तो उस नीलामी से बचने के लिए, लोग अपने बच्चों को बेघर होने से बचने के लिए लाइफ इंश्योरेंस का होना बड़ा जरूरी है, जिसमें एमआरआई मॉर्गेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस भी एक है, जो टर्म इंश्योरेंस के तौर पर भी आप उसे समझ सकते हैं। ये ज्यादातर होम लोन के समय में इंश्योरेंस दिया जाता है। एनीवे, अब आगे बढ़ते हैं। मॉर्गेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस यानी कि एमआरआई कैन बी कैटेगराइज अंडर व्हाट, मैंने देखिए अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये एक डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस के एश्योरेंस के तौर पे लिया जाता है। घटती मियादी बीमा या मियादी बीमा या अवधि बीमा भी इसको कहा जाता है, ये याद रखिएगा, हिंदी में भी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा इफ सुरेश मॉर्गेज अ प्रॉपर्टी, सुरेश जो है एक प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखता है एंड वांट टू मेक अ प्लान टू प्रोटेक्ट हिज लोन, तो वो मॉर्गेज करता है और लोन लेता है, तो विच विल मोस्ट लाइकली टू बी, तो कौन सा उसने लोन लेना, कौन सा उसको इंश्योरेंस लेना चाहिए, वो ताकि उसको प्रोटेक्ट कर सके। मतलब सुरेश एक लोन लेता है अपनी प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके, और उस मॉर्गेज प्रॉपर्टी जो हाइपोथेकेटेड रहेगी किसी बैंक के पास में, उस प्रॉपर्टी पर वो लोन को भी प्रोटेक्ट करना चाहता है, तो वो कौन सी बीमा पॉलिसी ले, तो उसको हम मॉर्गेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस ले ले या टर्म प्लान ले ले, ये वो ले सकता है। अगर मॉर्गेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस और टर्म प्लान में से कोई एक सेलेक्ट करना हो, तो हम हाउसिंग लोन या प्रॉपर्टी लोन के लिए हम हमेशा मॉर्गेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस रिकमेंड करते हैं। इसका एक बार प्रीमियम देना पड़ता है और बहुत सस्ता पड़ता है और लंबे समय के लिए देना पड़ता है। अब वो डिपेंड करता है कि आपने कितना लोन लिया है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने 40 लाख का लोन लिया, तो उसका ये जो मॉर्गेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस होगा, वो हो सकता है कि उसकी जो प्रीमियम है 2-2.5 लाख रुपए आए। अगर किसी ने 1 करोड़ तक का लोन ले रखा है अपनी प्रॉपर्टी में, तो हो सकता है कि उसका जो प्रीमियम आए मॉर्गेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस का, एक मुश्त जो प्रीमियम जमा करना, वो 4 से 5 लाख रुपए भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, राइट। ये डिपेंड करेगा आपके लोन के अमाउंट पे, उतना ही आपको प्रीमियम उसी हिसाब से भुगतान करना पड़ेगा, उसी हिसाब से आपको उतना प्रोटेक्शन मिलता है। इन केस ऑफ डेथ, वो सारा जो भी जो आपके लोन बकाया है, वो सारा बकाया लोन जो है वो इंश्योरेंस कंपनी पे कर देती है, और प्रॉपर्टी में कोई भी मॉर्गेज वॉर्गेज कुड़की उड़की नीलामी नहीं होती, और बच्चे पीसफुली उस घर में रह सकते। अब आगे बढ़ते हैं। द सम एश्योर्ड अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी जनरली लिंक्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए, यहां पर आप समझिएगा कि एक, देखिए कीमैन इंश्योरेंस होता है क्या, पहले तो ये समझना पड़ेगा। तो कीमैन इंश्योरेंस क्या होता है कि हर व्यापार में कुछ लोग बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, बड़े मुख्य व्यक्ति बीमा या इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, तो उनको कीमैन इंश्योरेंस दिया जाता है। ऐसे इंश्योरेंस का कैलकुलेशन जनरली किस चीज के आधार पर देखा जाता है, तो ये देखा जाता है कि उनका बिजनेस लोन कितना है, हाउ मच द बिजनेस लोन दे हैव टेकन। तो ये ध्यान रखिएगा, यानी कि कंपनी का लोन अगर आप कीमैन इंश्योरेंस का देख रहे हैं, तो कीमैन इंश्योरेंस का लोन उसके बिजनेस लोन के ऊपर डिपेंड करेगा, बिजनेस लोन या कह लो, या बिजनेस लॉसेस के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, कि जैसे फॉर एग्जांपल उसका बिजनेस में जैसे फॉर एग्जांपल उसके न रहने पर कितना लॉस उसके बिजनेस में हो, जैसे मान लीजिए उसके उस पे है 100 करोड़ का लोन है, अब वो अगर है तो ये तर जाएगा, नहीं है तो नहीं तरेगा। तो ऐसी स्थिति में वो लोन, वो लॉस जो उसके न रहने पर होने वाला है, वो उसकी आय से संबंधित हो सकता है, डेवलपमेंट से संबंधित हो सकता है, उसके न रहने पर क्या क्या लॉसेस उस बिजनेस को होंगे, वो गॉड नोस, वो आकलन करना पड़ेगा। तो उसके आधार पे उसका
उसका जो है बीमा किया जाता है। ये बेसिकली बिजनेस ओनर्स के लिए होता है, या बिजनेस में की मैन पर्सन है, मुख्य व्यक्ति बीमा है, जिनके न रहने पे वो बिजनेस या कंपनी बंद हो सकती है, लॉस हो सकता है, तो उनके लिए ये होता है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंश्योरेंस मनी यूजुअली एसोसिएटेड विद द की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। तो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए बिजनेस, देखिए देखिए इसमें ये बोलना चाह रहा है कि जो प्रमुख व्यक्ति बीमा पॉलिसी के तहत बीमा धन आमतौर पर इनमें से किन चीजों से जुड़ा हुआ है। तो ये है प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। किसी भी अगर कीमैन इंश्योरेंस को आप लेते हैं, मुख्य व्यक्ति बीमा आप ले रहे हैं, तो उसको किस लिए, ताकि बिजनेस जो है वो लॉसेस में ना जाए, बिजनेस प्रॉफिट्स में रहे। कोई व्यक्ति छोड़ के भी चला जाए तो उसका जो उससे होने वाली हानि है वो इंश्योरेंस कंपनी बेयर कर लेगी। तो ऐसी स्थिति, उसकी डेथ पे भी, तो ऐसे में वो बिजनेस लॉसेस वो बेयर किए जाते हैं, और इनका जो प्रीमियम है वो अच्छा खासा आता है। और इसमें ये बेसिकली जो फैक्टर ध्यान में रखा जाता है वो जाता है प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस कभी लॉस में नहीं आएगा। इसके अलावा अगर आगे बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि सुरेश अकाउंट्स फॉर 20% ऑफ कंपनी सेल। तो यानी कि इसका योगदान सुरेश का है कंपनी के 20% सेल्स पे, और वह अपने काम को जारी रखने के लिए असमर्थ है, अब वो नहीं कर पा रहा है, किसी कारणों से नहीं कर पा रहा है। तो विच पॉलिसी विल हेल्प द कंपनी टू रिकवर द लॉसेस। तो कौन सी ऐसी पॉलिसी है जो लॉसेस को रिकवर करेगी। तो की मैन इंश्योरेंस होता है वो जो लॉसेस को रिकवर करेगी। याद रखिएगा, मुख्य व्यक्ति बीमा या की मैन इंश्योरेंस ये उस लॉसेस को मिटिगेट कर रिकवर करते हैं। ठीक है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में भी इसको एक हिसाब से देखा जा सकता है, बट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में ज्यादातर एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय को बेनिफिट देने के लिए वो पॉलिसी कराते हैं, बट की मैन इंश्योरेंस बेसिकली वो बिजनेस को प्रॉफिट देने के लिए वो पॉलिसी कराई जाती है। याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत बेहतरीन प्रश्न आपके सामने, विच ऑफ द बिलो ऑप्शन इज ट्रू विथ रिगार्ड टू MWP एक्ट केसेस। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखिए स्टेटमेंट पहला दिया हुआ है, मेच्योरिटी क्लेम्स चेक आर पेड टू पॉलिसी होल्डर। तो मेच्योरिटी क्लेम का जो चेक है वो पॉलिसी होल्डर को दिया जाता है MWPA में। दूसरा क्या है, मेच्योरिटी क्लेम चेक्स आर पेड टू ट्रस्टीज। तो ट्रस्टीज को दिया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, ट्रस्टी का मतलब होता है ये ट्रस्टीज कहते हैं, मतलब ये बेसिकली नाम इसको आप कहेंगे नामिनी, मतलब ये नॉमिनी नहीं होगा, लेकिन ये ट्रस्टी होगा, नियासी कहते हैं इसको, सॉरी नियासी, हिंदी में इसे कहते हैं नियासी। तो नियासी को ये चीज भुगतान करी जाएगी। तो मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, MWPA का फुल फॉर्म है मैरिड वुमन प्रॉपर्टी एक्ट। इसमें 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 वो जो पॉलिसीज हैं जो इसके तहत ली जाती हैं, वो पॉलिसी जो इसके तहत ली जाती हैं वो पॉलिसी होती है मैरिड वुमन प्रॉपर्टी एक्ट, यानी कि पति के न रहने पर उसका जो बेनिफिट है अंडर सेक्शन 6 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 19 ये MWPA एक्ट 1874, इसके सेक्शन 6 में साफ साफ लिखा हुआ है कि इसके बेनिफिशियरी यानी कि लाभार्थी या तो पत्नी होंगी या बच्चा होगा, या पत्नी बच्चे दोनों हो सकते हैं। हिंदुओं के केस में दत्तक पुत्र भी शामिल है, और मुस्लिम्स के केस में 4 बीवियां शामिल होती हैं, बट उनका जो परसेंटेज ऑफ शेयर है वो आपको तय करके रखना होगा। तो यानी कि इसमें पॉलिसी होल्डर को बेनिफिट नहीं मिलता, क्योंकि पॉलिसी होल्डर तो इसमें डिमाइस कर गया। तो MWPA एक्ट के केसेस में बेसिकली डिमाइस के बाद ही होता है, तो पॉलिसी होल्डर का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर जो ट्रस्टी है उसको ये सारा पैसा जाता है। और ट्रस्टी में कौन, उसमें हो सकती है कि अगर बच्चा अवयस्क है तो वो माँ हो सकती है, या कोई और ट्रस्टी बनाया हुआ हो सकता है MWPA में, तो वो ट्रस्टी को जाएगा, और ट्रस्टी के बाद में वो बेनिफिशियरी को ही ट्रस्टी वो हैंड ओवर करता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद में आते हैं, विच ऑफ द बिलो ऑप्शन इज ट्रू विथ रिगार्ड टू MWPA केसेस। मैरिड वुमन प्रॉपर्टी केसेस में कौन सी चीज सही है। यहाँ पे लिखा हुआ है मेच्योरिटी क्लेम चेक्स आर पेड टू, ये तो वही क्वेश्चन हो गया, तो भैया ये ट्रस्टी को दिया जाता है, याद रखिएगा। और आगे आते हैं। देखिए यहाँ पे है, मुकेश रन अ बिजनेस। मुकेश एक बिजनेस रन करता है ऑन बोरोड कैपिटल, उसने क्या कैपिटल बोरो किया है। आफ्टर हिज सडन डिमाइस, उसके तुरंत मृत्यु के बाद, ऑल द क्रेडिटर्स आर डूइंग देयर बेस्ट टू गो आफ्टर महेश एसेट। तो वो उसके एसेट को हथियाना चाहते हैं महेश के उसके मृत्यु के बाद। ठीक है, ऐसा हो जाता है। देखिए मरने से पहले मरने के बाद बड़ी चीजें चीजें चेंज होती हैं। तो आपके जो बहुत अभिन्न मित्र होंगे, जो जीने मरने की कस्में खा सकते हैं आपके साथ आज, लेकिन आपकी मृत्यु के बाद हो सकता है वो बदल जाए।
तो ये दुनिया है मेरे दोस्त, यहाँ कुछ भी हो सकता है। इसलिए बीमा आपके परिवार को, आपके अपनों को सुरक्षा प्रदान करता है। इसीलिए आप उस पे बीमा पे ट्रस्ट करिए। अपनी मित्रता पे भी उतना भरोसा नहीं किया जा सकता, राइट, जितना आप बीमा पे कर सकते हैं। तो विच ऑफ द बिलो एसेट इज बियॉन्ड द रीच ऑफ द क्रेडिटर, तो इनमें से कौन सा जो है वो एसेट जो है वो क्रेडिटर नहीं ले सकते। तो देखिए मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूँ। एमडब्ल्यूपीए के तहत अगर आपने कोई पॉलिसी खरीदी है तो उसको क्रेडिटर हथिया नहीं सकते, और बाकी प्रॉपर्टी वो जो भी होगा उसको नीलाम करें, कुर्की करें, उसको ले लें, लेकिन कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी पॉलिसी आप अगर आपने एमडब्ल्यूपीए के तहत ली है तो उस प्रॉपर्टी में कोई भी व्यक्ति, इवन कोर्ट भी उसकी कुर्की नहीं करवा सकता, यदि याद ध्यान रखिएगा। तो यानी कि ऐसी चीज जो एमडब्ल्यूपीए के तहत खरीदी गई है उसके धारा 6 में लिखा गया है कि इसके जो लाभार्थी हो पत्नी और बच्चे ही होंगे। एमडब्ल्यूपी के तहत कोई भी व्यक्ति प्रॉपर्टी या पॉलिसी तभी खरीद सकता है वो शादीशुदा हो, सिंपल, तभी तो पत्नी और बच्चों को बेनिफिट जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब अगर डिटेल में आप बोलते हो एमडब्ल्यूपीए एक्ट के ऊपर में पूरा बना दो तो भैया उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप डिटेल में बना दूंगा और आप तक वो चीज़ पहुंच जाएगी, राइट। अब देखिए आगे नेक्स्ट जो प्रश्न है, आज हम 5 ही क्वेश्चन करेंगे, 5 ही पेजेस करेंगे, 5 पेजेस हम बाद में करेंगे इसको, और आप इन 5 पेजेस को ध्यान से देखिएगा और नेक्स्ट वाले वीडियो में दोबारा जब मैं आगे के 5 पेजेस करवाऊंगा तो उनको आप फिर से देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, अ पॉलिसी इज टेकन अंडर द एमडब्ल्यूपीए एक्ट, एक एमडब्ल्यूपीए के एक्ट के तहत आपने एक पॉलिसी ली। इफ पॉलिसी होल्डर डज नॉट अपॉइंट अ स्पेशल ट्रस्टी, अगर नहीं अपॉइंट किया गया एक स्पेशल ट्रस्टी, रिसीव्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर दैट द बेनिफिट्स अंडर दैट प्रॉपर्टी सम और दिस गोज टू हुम पेबल दिस। तो देखिए एमडब्ल्यूपीए के तहत सिंपल ऑफिशियल ट्रस्टी ऑफ द स्टेट को ये चला जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ट्रस्टी का बड़ा इंपॉर्टेंट है, नियासी बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है एमडब्ल्यूपीए एक्ट में। ठीक है, नियासी वो व्यक्ति खुद ही बनाता है और इसके लिए लाभार्थी होते हैं, बेनिफिशियरी वो पत्नी और बच्चे ही होते हैं, सिंपल। विच ऑफ द बिलो डेथ क्लेम विल बी क्रिएटेड एज एन अर्ली डेथ क्लेम, तो अर्ली डेथ क्लेम शीघ्र मृत्यु दावा, सबसे पहले इसको समझना पड़ेगा। शीघ्र मृत्यु दावा क्या होता है? शीघ्र मृत्यु दावा मतलब पॉलिसी लेने के 3 साल के भीतर भीतर कोई मृत्यु हो गई तो उसको शीघ्र मृत्यु दावा कहा जाता है। कोई भी क्लेम अगर इसके बीच में आता है मृत्यु वाला, डेथ वाला, तो उसको शीघ्र मृत्यु दावा कहा जाएगा। और शीघ्र मृत्यु दावा जो है उसको आपने एक काम करना पड़ेगा, उसको समझना ऐसे पड़ेगा कि अब जैसे यहाँ पे देखिए, इफ द इंश्योर्ड डाइज विद इन द, ये देखिए लिखा भी वो कि 3 साल के अंदर अगर वो मर गया तो वो अर्ली क्लेम्स में आएगा, ये याद रखिएगा, ठीक, जो मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। एनीवे आगे बढ़ते हैं, चलिए अब अभी यहीं तक रखते हैं। देखिए मैंने आपको बोला 5 पेजेस करते हैं तो 5 ही पेजेस करते हैं फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा अभी नहीं करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट के 5 पेज में आपको कल परसों में फिर से बना के दे दूंगा। आप पहले यहाँ तक समझिए, देखिए, और कोई भी प्रश्न है, कोई कमेंट्स है नीचे लिख दीजिएगा, कुछ और आपको डिटेल में सीखना है, समझना है, आप लिख दीजिएगा। माय नेम इज डॉक्टर मनोज भट्ट, आई एम एक्सपर्ट ऑफ इंश्योरेंस। आपको मैं बीमा, जीवन बीमा के बारे में A to Z सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। और अगर आपको मेरी टीम के साथ जुड़ करके पैसे भी कमाने हैं बीमा में तो मेरे से संपर्क कर लीजिएगा, 9897907888, ये मेरा नंबर है, मेरे पे कॉल कर लीजिए, और इनफैक्ट आप व्हाट्सएप कर लीजिए, आपको मैं अपनी टीम के साथ जोड़ूंगा, आपको सारी चीज़ें बताऊंगा और एक अच्छे ब्रांड के साथ में आपको काम करने का मौका मिलेगा भारत में, राइट। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। टिल देन गुड बाय, उसके बाद हम लोग दोबारा मिलते हैं।